कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह की तरफ से कहा गया है कि हरियाणा में बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करने पर काम हो रहा है और बहुत जल्द हरियाणा में सोलर प्लांट भी लगाए जाएंगे। हरियाणा में लोगों को 24 घंटे बिजली मिले, इसके लिए सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हरियाणा सरकार ने कार्य योजना बनाई है। इस योजना के तहत हरियाणा में अब नहरों में सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे। वहीं पराली अधिकारी पावर प्लांट भी लगाने की योजना बना रहे हैं। जींद, कैथल, नरवाना और फतेहाबाद में पराली आधारित प्लांट लगाए जाएंगे। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका जैसे एडवांस देशों की तरह हरियाणा में भी सोलर प्लेट्स लगाई जाएंगी ताकि ज्यादा सौर ऊर्जा पैदा हो। जो अमेरिका जैसे बहुत एडवांस कंट्रीज है, उन्होंने देखा है कि नहरों पे उन्होंने सारी नहरें कवर कर रखी है सोलर प्लेट से। आपने कभी देखा नहीं था? मैं तो गांव में रहा हूँ, जब बहुत बरसात होने लगती थी तो हम नहर में पुलिया के नीचे चले जाते। पुलिया के नीचे एकदम गर्म वातावरण मिलेगा, तो मॉइस्चर जो निकलता है ना जी, उससे प्लेटें ज़्यादा हीट पकड़ेंगी और उसके नीचे आप जा ही नहीं सकते, इतनी गर्मी हो जाती है। तो वो प्लेटें ज़्यादा जल्दी मतलब सौर ऊर्जा जो है पैदा करती है। एक हम यमुनानगर अभी फाइनल तो नहीं करा, पर सीएम साहब की अप्रूवल से करेंगे। यमुनानगर में एकदम 800 मेगावाट का एक नया थर्मल लोड लगाने जा रहे हैं, ताकि अपने इतने सफिशिएंट हो कि हमें बाहर से परचेज ही नहीं करने पड़े। इसके साथ ही जेल मंत्री रणजीत सिंह ने हरियाणा की जेलों में पंजाब से बेहतर व्यवस्थाएं देने का दावा किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के सांसद भी हरियाणा की जेलों की व्यवस्था की तारीफ कर चुके हैं। हरियाणा की जेलों में सुरक्षा पंजाब से बेहतर है। सेशन में आपके जो वहाँ के लीडर ऑफ दी अपोजिशन है प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने हरियाणा की जेलों की तारीफ करी कि बराबर की पेरेंट सीट है, हमारा दोनों का एक्ट और कानून एक है। उसके बाद हरियाणा की जेलों में इतने इतने बड़े अपराधी हैं, कश्मीर के डेटनूज हरियाणा की जेलों में है जो पंजाब में नहीं है। और जितने जहाँ आपका तिहाड़ में जगह नहीं मिलती वो क्योंकि हम दिल्ली के पास है, बड़े बिल्डर सारे जो इस तरीके के जो बहुत नामी आदमी वो हरियाणा की जेलों में है और आज तक भी ये घटना नहीं है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा प्रशासन, हमारे डीजीपी, हमारे सुप्रीडेंट जेल सब बहुत तरीके से सीरियस निभा रहे हैं। इस दौरान रणजीत सिंह ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कहा कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना तय है। वहीं बलराज कुंडू को लेकर उन्होंने कहा कि बलराज कुंडू एक समझदार इंसान हैं। हम अपेक्षा करेंगे कि वो हमें वोट दें। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने हरियाणा की जेलों के हालातों को दुरुस्त करने की भी बात की है। उनकी तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि बहुत जल्द हरियाणा की जेलों की व्यवस्थाओं को और ज्यादा बेहतर किया जाएगा। देखना होगा उनके दावे कितने सही साबित होते हैं। चरखी दादरी में किसान परंपरागत खेती को छोड़कर ऑर्गेनिक खेती से लाखों रुपए कमा रहा है। अब यह किसान ने दूसरे किसानों के लिए भी मिसाल कायम की है। हरियाणा सरकार की ओर से ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम शुरू की गई और किसानों की रुचि भी अपरंपरागत खेती को छोड़कर ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ रही है। इसका उदाहरण पेश किया गया चरखी दादरी के किसान मनोहर लाल ने रेतीली जमीन पर खजूर और हल्दी उगाकर साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। किसान मनोहर लाल ने एक नई मिसाल पेश करते हुए परंपरागत खेती छोड़कर सब्जी की खेती शुरू करके लाखों रुपए कमाए। सबसे पहले तो हमने नेट हाउस लगाया था, इसमें सरकार का काफ़ी अनुदान है। और उसके बाद हमने पहले इसमें नेट हाउस में जो पहले क्रॉप ली थी वो खीरे की क्रॉप ली थी। उसके बाद हमने ये इसमें मिर्च लगानी स्टार्ट कर दी। तो ये मिर्च है इसमें ये 17 जुलाई 2021 में लगाई थी। उसके बाद अब देख लो ये लगभग 10 महीने हो गए। ये 10 महीने से लगातार ये फल दे रही है और लॉन्ग टर्म की ये फसल है। अब फिलहाल इसका 25 से 30 रुपये मार्केट में इसका रेट मिल रहा है थोक में। किसान मनोहर लाल ऑर्गेनिक खेती करके कम लागत पर ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। वहीं ऑर्गेनिक खेती स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। मैंने शुरुआत करी थी जैविक की। पहले तो शुरुआत में मैंने गाजर लगाई थी 2016 में, फिर 2017 फरवरी में गाजर अच्छी बिकी थी उस साल। वहीं किसान मनोहर लाल ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि सरकार की ओर से किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जिसका फायदा उठाकर किसान खेती में ऋण आदि लेकर भरपूर पैदावार कर सकते हैं।
ना ये है कि हो सकता है शुरू के 1-2 साल आपको मार्जिन कम मिले और मार्केट में थोड़े बहुत धक्के खाने पड़ जाएं, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं कि आपको जाते ही मार्केट भी मिल जाएगी और शुरुआत करते ही आपको पूरा मुनाफा भी मिलने लग जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। आपको उसमें मन बनाना पड़ेगा पहले और टिक के खेती करनी पड़ेगी, उसके बाद आप भूल जाओगे सारी चीज़ों को। जहर वगैरह ये सब आप दुकान पर जाओगे नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ऑर्गेनिक में इतना है कि बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है। किसान मनोहर लाल अब अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, क्योंकि किसान अब आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। हरियाणा डीजीपी जेल मोहम्मद अकील जिला कारागार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जेल में बनने वाले पेट्रोल पंप की जगह का निरीक्षण भी किया। शासन प्रशासन की ओर से जगाधरी में ओपन जेल और सेमी ओपन जेल शुरू करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र की ही तरह पेट्रोल पंप और मार्केट शुरू करने का भी प्लान बनाया गया है। इसी के चलते हरियाणा के डीजीपी जेल मोहम्मद अकील शनिवार को जिला कारागार में दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल पंप के लिए जेल में जगह का निरीक्षण किया। ऐसे में डीजीपी जेल मोहम्मद अकील ने बताया कि जहां जेल परिसर में गेट के पास मार्केट बनाई गई है, वहां कैदियों की ओर से तैयार किए गए सामान के लिए मार्केट खोलने की योजना बनाई गई है, जहां कैदी ही अपने बनाए गए सामान को बेचेंगे और पेट्रोल पंप पर भी कैदी ही काम करेंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं हरियाणा में। मैं समझता हूं कि बाकी कंट्री की किसी भी जेल पर अगर कोई योजना है तो वो योजना हमारे यहाँ ज़रूर है और ज़्यादा ही योजना है। जो पुरानी योजनाएं हैं उनसे एक्स्ट्रा कुछ योजनाएं अभी जो शुरू कर रहे हैं हम, ओपन जेल और सेमी ओपन जेल की स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या है सर ओपन जेल और सेमी ओपन? ओपन जेल का कंसेप्ट ये है कि जो कैदी जिनका व्यवहार जेल के अंदर ठीक है, कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, सफिशिएंट टाइम भी हो गया है, तो उनके लिए जैसे हमने कुरुक्षेत्र जेल में अभी एक पेट्रोल पंप स्टार्ट किया है, तो उसी तरीके का पेट्रोल पंप यहाँ यमुनानगर में भी स्टार्ट करने की योजना है। इसके साथ ही जो फर्नीचर और जो अदर प्रोडक्ट्स इस जेल के अंदर बनते हैं उनके लिए शोरूम भी बाहर लाने की योजना है। हरियाणा की जेलों में सबसे बेहतर योजनाओं पर काम किया जा रहा है। डीजीपी जेल ने बताया कि अब जेल में कैदियों के लिए वीडियो और ऑडियो कॉल की भी सुविधा दी गई है। जो है वो ये है कि कैदी एक मेन स्ट्रीम में समाज के में आ जाए और रिफॉर्म हो जाए, ठीक हो। जहाँ तक पुराने वेलफेयर की बातें हैं, जो भी वेलफेयर की चीज़ें हैं, आपको मैं बता दूं कि अप टू 10 मिनट्स पर डे कोई भी कैदी जेल से अपने जो फैमिली मेम्बर्स को कॉल कर सकता है। और ये जो कॉल है ये नेशनल ऑडियो कॉल, नेशनल वीडियो कॉल, इंटरनेशनल ऑडियो कॉल और इंटरनेशनल वीडियो कॉल कोई भी हो सकती है। पैसा बहुत, जिसको कहते हैं कि बहुत ही कम है, 27 पैसे पर मिनट के हिसाब से पैसा। इसके अलावा डीजीपी जेल ने बताया कि जेलों में जिस तरह मोबाइल मिलने के मामले सामने आते हैं, इसके लिए जैमर लगाए जा रहे हैं। कई जेलों में 3G जैमर लग भी चुके हैं, लेकिन जिस तरह 5G नेटवर्क आने की बात की जा रही है, उस पर भी काम किया जाएगा। ऐसी सूचना कोई नहीं आ रही है, लेकिन इसके बाद भी हम इनकार नहीं कर सकते कि कहीं पर कोई किसी तरीके की कोई स्लिपेज किसी से हो सकती है या कोई जो जेल का कर्मचारी से गलती हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एसपी साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं, तो एसपी साहब को मैंने रिक्वेस्ट करी है कि लगातार इसका जो एक सीक्रेट सिस्टम होता है मॉनिटरिंग, इसके आसपास की जो टावर्स हैं उनकी मॉनिटरिंग करके एनालिसिस करके और देखें, तो अगर कोई पाया जाता है तो उस पर फर्दर कार्रवाई हम करते हैं। अभी तक ऐसे नज़र में नहीं आ रहा है। गौरतलब है कि जेलों में मोबाइल मिलने के मामले सामने आते रहते हैं। अब अधिकारी जेलों को हाईटेक करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जेलों में मोबाइल मिलने के जो मामले हैं उन पर कंट्रोल किया जाएगा। हरियाणा की सैकड़ों प्लाईवुड फैक्ट्रियों पर फैक्ट्री बंद होने की तलवार लटक रही थी, लेकिन अब उद्योगपतियों ने राहत की सांस ली है कि इसके तहत अब तय दूरी को
3 किलोमीटर से घटाकर 500 मीटर करने का फैसला लिया है। हरियाणा में हजारों की संख्या में प्लाईवुड फैक्ट्रियां हैं जहां लाखों लोग काम करते हैं। इससे हरियाणा के राजस्व में भारी बढ़ोतरी होती है। पिछले कुछ समय से हरियाणा में प्लाईवुड फैक्ट्री में लकड़ आधारित उद्योग की नीति 3 किलोमीटर थी, जिसके चलते प्रदेश की सैकड़ों प्लाईवुड इकाइयों पर फैक्ट्री बंदी की तलवार लटक रही थी, जिसके चलते प्लाईवुड फैक्ट्री निर्माता परेशान थे। इसी दौरान प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने हरियाणा के वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात की, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने लकड़ आधारित उद्योग की नीति में दूरी की सीमा 3 किलोमीटर के बजाय 500 मीटर करने का फैसला किया है। अपने वन मंत्री चौधरी कंवरपाल जी के पास आए थे, क्योंकि हमारी जो हरियाणा सरकार ने हमारे लिए जो इतना बड़ा कार्य किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। जो हमारी प्लाईवुड इंडस्ट्री 125 के करीब प्लाईवुड इंडस्ट्री जो हमारी 3 किलोमीटर के दायरे में नोटिस आए हुए थे, उसके लिए मंत्री से मिले और मंत्री जी ने हमारी बात मुख्यमंत्री जी के पास रखी और हमारी हरियाणा सरकार ने इस बात को मान्य है कि ये जो इंडस्ट्री है और सिर्फ किसान की खेती जो होती है पॉपुलर सफेदे की, उसी से चलती है और वही लकड़ी यूज़ करती है। तो इसमें कोई फॉरेस्ट की लकड़ी यूज़ नहीं होती और इसलिए उन्होंने हमारी 500 मीटर की जो है जंगल से दूरी 500 मीटर कर दी है और उसका हम लोग हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस फैसले से 130 यूनिट को लाइसेंस जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं 321 यूनिट के लाइसेंस नवीनीकरण में आ रही दिक्कत भी दूर हो गई। वहीं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्लाईवुड फैक्ट्री निर्माताओं की जो मांग थी उन्हें पूरा कर दिया गया है। संशोधन किया, जहाँ पहले 3 किलोमीटर था उसको घटा के हमने 500 मीटर कर दिया। 3 किलोमीटर में बहुत सी हमारी इंडस्ट्री ऐसी थी, सैकड़ों जो हमारी फैक्ट्रियाँ थी उसमें आती थी, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी थी। और हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है उसमें जिस लकड़ी का इस्तेमाल होता है वो जंगल की लकड़ी नहीं है, वो सारी की सारी किसान द्वारा पैदा की जाती है, चाहे वो सफेदा है चाहे पॉपुलर है। जो हमारी फॉरेस्ट की लकड़ी है वो अलग है, अगर हमारा सफेदा भी है तो वो काफ़ी बड़ा सफेदा है जो उसमें उपयोग नहीं हो सकता। उस सारे को देखते हैं क्योंकि जंगल को कोई नुकसान तो उससे था नहीं, तो इसलिए निर्णय लिया गया कि उससे 500 मीटर की दूरी ही पर्याप्त दूरी है और इसकी वजह से सैकड़ों जो इंडस्ट्री है उसको लाभ हुआ है। सरकार के इस फैसले से निश्चित तौर पर सैकड़ों उद्योगपतियों को इसका लाभ मिलेगा और वे अपना कारोबार और आगे बढ़ा पाएंगे। यमुनानगर एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं फतेहाबाद में भी कछुओं की चोरी के मामले में एक महिला की गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा में इन दिनों नशा तस्करों पर प्रशासन सख्ती से शिकंजा कसे हुए है। नशा तस्करी कर रहे लोगों के लिए प्रशासन की पैनी नजरों से बचना अब मुश्किल हो गया है। एक बार फिर यमुनानगर एंटी नारकोटिक सेल टीम के हत्थे एक नशा तस्कर चढ़ गया। दरअसल एंटी नारकोटिक सेल को सूचना मिली थी कि जोड़ियों पावर हाउस के पास एक युवक प्रतिबंधित दवाइयों के साथ घूम रहा है। सूचना के आधार पर फौरन टीम गठित की गई और मौके पर पहुंचकर युवक को काबू कर लिया गया और जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास 1400 नशीले कैप्सूल बरामद हुई। टीम ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। ये व्यक्ति का नाम मुनीश है, ये जोड़ियां का रहने वाला है। इससे प्रतिबंधित कैप्सूल 1400 प्रतिबंधित कैप्सूल होते हैं। सर कहाँ से ले गया था, क्या कुछ सामने है? अभी तफ्तीश जारी है, जैसे इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट सामने आएगा उसके मुताबिक चला जाएगा। सर अब तक कहाँ से ले गया था, किन को बेचता था, कुछ पता लगा? ये यहाँ पे लोकल सप्लाई करता था, किसी को एक डब्बा किसी को रिटेल में ये देता था, बल्क में ले जाता था। दवाइयाँ किस काम आती है, कुछ पता चला? ये नशे की दवाइयाँ हैं, प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं। वहीं दूसरी ओर फतेहाबाद के नादौड़ी में कछुओं की चोरी करने का मामला सामने आया। इस मामले को कछुओं की तस्करी करने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल यहाँ कुछ महिलाएं गांव के तालाब से 5 कछुओं को चोरी करके ले जा रही थी, जिन्हें ग्रामीणों ने पकड़ लिया। वहीं वन्य प्राणी विभाग को सौंप दिया गया, जिसके बाद वन्य प्राणी विभाग की टीम कछुओं को रेस्क्यू कर अपने साथ ले गई, तो वहीं आरोपी महिलाओं को पुलिस के हवाले कर दिया गया। महिलाओं ने जिन कछुओं को चोरी किया ये अत्यंत दुर्लभ प्रजाति के हैं और ऐसे में आरोपी महिलाओं के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। 5 महिलाएं थी, तो 5 महिलाएं जिनमें बच्चा लिए खड़ी थी और इनके पास जोड़ियाँ थी। तो इन्होंने पूछा जब इनसे सारी बातों के बारे में, तो इन्होंने एक ने तो बताया नहीं, मैं अपने बच्चे को खिला रही हूँ। और ये कह रही हम कूड़ा बीन रहे,
टाल मटोल उन्होंने करने की कोशिश की। तो जब उनसे उनका पूछा भी आप कहाँ के रहने वाले हो, तो कुछ ने बताया भुन्ना का, कुछ कह रहे मैं जाखल का, उधर तो सही तरह से उन्होंने बताया नहीं। तो उसके बाद इनके जो थैलियाँ बनाई हुई थी, तब उनकी फिर वो जो हमारी महिला कर्मचारी थी सुनीता जी थे, उन्होंने उनकी तलाशी ली तो उसमें से कछुए निकले। तो ये इंडियन फ्लैग सेल जो टर्टल है, ये जो यूनियन ऑफ नेचर कंजर्वेशन है उनके द्वारा रेड लिस्टेड है, रेयर इंडेंजर्ड स्पीसीज है शेड्यूल्ड एक्ट के पार्ट 2 में। तो ये कछुए इनके पास मिले हैं, तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। दोनों ही मामले में पुलिस की पूछताछ जारी है। अब देखना होगा आरोपियों से पुलिस क्या कुछ सच उगलवाती है। करनाल में नेशनल हाईवे पर घरोंडा फ्लाईओवर के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। टूरिस्ट बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। करनाल के नेशनल हाईवे घरौंडा के फ्लाईओवर पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में तेज रफ्तार बस और बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक 2 हिस्सों में टूट गई और एक युवक का शव बस के पहिए के बीच फंस गया। मृतक युवक दिल्ली के निवासी बताए जा रहे हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही घरौंडा पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे का शिकार हुए दोनों मृतकों के शवों को निकालने का प्रयास शुरू किया। पुलिस को दुर्घटना स्थल से एक आधार कार्ड और 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। ऐसा है, आज 2 व्यक्ति हैं जो ट्रक के नीचे, बस के नीचे आ गए हैं। बस भी माता वैष्णो देवी पर जा रही थी, उसके साथ इनका एक्सीडेंट हो गया। 2 लड़के हैं, दोनों मौके पे एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक है, एक डेड बॉडी को तो ले जा चुके हैं, दूसरे को ले जा रहे हैं। गाड़ी कब्जे में ले ली है, जिस बाइक पे लड़के थे उनको कब्जे में ले लिया है। ये स्पीड की वजह से इनका एक्सीडेंट हुआ है। दोनों बच्चे मृत हो चुके हैं। इनकी आईडी जो मिली है वो दिल्ली का एड्रेस है और दिल्ली की है, बाइक का नंबर दिल्ली का ही है। वहीं जांच अधिकारी बहादुर सिंह ने बताया कि दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए करनाल के कल्पना चावला पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया है। बस को कब्जे में ले लिया गया है। वहीं बस चालक और परिचालक दोनों ही मौके से फरार हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं टूरिस्ट बस के चालक और परिचालक जो मौके से फरार हो गए हैं, उनकी तलाश में भी पुलिस जुट गई है। फरीदाबाद की जनता इन दिनों आवारा कुत्तों के आतंक की दहशत में जी रही है। आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि सड़कों पर उतरने से पहले भी उन्हें सोचना पड़ता है। फरीदाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। यहाँ पर हर गली, हर सड़क पर आवारा कुत्ते दिखाई देते हैं। आलम ये है कि हर दिन कुत्तों के काटने से 8 से 10 नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके नगर निगम की ओर से कोई उचित प्रबंध नहीं किए जा रहे, जिसके चलते कुत्तों के आतंक से परेशान लोग दहशत में जी रहे हैं। इतना ही नहीं, एक दिन में 60 से 70 लोग एंटी रेबीज के टीके लगवा रहे हैं। जिले का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ आवारा कुत्तों की मौजूदगी न हो। कई सोसाइटी में तो लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर भेजने से भी डर रही हैं। ओल्ड फरीदाबाद, NIT बल्लभगढ़ और ग्रेटर फरीदाबाद में तो कुत्तों के आतंक से लोगों में ज्यादा ही खौफ बना हुआ है। अगर बाई चांस रात को बाइक लेके निकलते हैं तो कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते इकट्ठे होकर खाने को दौड़ते हैं। अगर बाई चांस काट भी लेता है तो आगे जाके दवाई नहीं मिल पाती है, डोज नहीं मिल पा रही है। और ये ज़्यादातर अपनी कॉलोनी में और अपने शहरों में और सेक्टर एरिया साइड ये काम ज़्यादा हो रहा है। कितनी परेशानी बहुत होती है। रात को अगर बाई चांस अकेला आदमी जा रहा होता तो खा लेता, तो कोई उठाने वाला भी नहीं मिलता रात को। वो कुत्ते खा भी बहुत लेते, फिर उसका इंजेक्शन और नहीं मिल रहा है इस टाइम। तो क्या लेकर के, या तो कुत्तों को उठा लिया जाए, उनको डॉग उसमें डाला जाए, या फिर कुत्तों के लिए कोई टीका लगाया जाए, फिर या हमारी दवाई पूरी की जाए। शहर की मुख्य सड़कों से लेकर गली मोहल्ले तक कुत्ते ही कुत्ते दिखाई देते हैं। ये कुत्ते राह चलते लोगों पर भी कभी भी हमला कर देते हैं। कुत्तों के काटने के इतने मामले सामने आने लगे हैं कि अस्पताल में रेबीज के टीके की भी किल्लत होने लगी है। अस्पताल प्रबंधन के पास फिलहाल 1 हफ्ते के लिए ही पर्याप्त डोज उपलब्ध है। मरीज आते हैं, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, वैक्सीन लगती है उनकी, जैसे रेबीपुर वगैरह लगाते हैं। आवारा कुत्तों के लिए तो रोकथाम करनी पड़ेगी। नगर निगम सोचे इस चीज़ पे। तो
रोकथाम किस तरीके से की जाए? जो उनकी जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, जनसंख्या कम करने कुत्तों में वैक्सीन लगती है, वैक्सीन लगवाई जाए, गवर्नमेंट वैक्सीन लगवाए, या इनको नगर निगम बाहर छोड़े ले जाकर के नशबंदी करवाए। ये तो डर तो लगता ही है, आवारा कुत्ते होते ही पागल हो जाते हैं, गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है। बता दें कि नागरिक अस्पताल में एंटी रेबीज के 1 डोज लगाई जाती है। बीपीएल कार्ड धारक बिल्कुल मुफ्त टीका लगवा सकते हैं। वहीं अस्पताल के पास फिलहाल 1 हफ्ते के लिए पर्याप्त डोज है। कुछ ही हफ्ते बाद सावन का महीना शुरू होने वाला है। इस महीने में कांवड़िए हरिद्वार के लिए रवाना होते हैं, लेकिन इस बार पुलिस ने कमर कस ली है। यमुनानगर पुलिस ने भी कांवड़ियों के लिए कुछ नियम बनाए हैं। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से कांवड़ यात्रा पर रोक लगी थी, लेकिन अब जाकर कांवड़ यात्रा फिर एक बार शुरू हो रही है। 2 साल बाद कांवड़ यात्रा कुछ ही दिनों बाद शुरू हो जाएगी। सावन के महीनों में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन के पुख्ता इंतजाम हैं। यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। यमुनानगर के एसपी मोहित हांडा ने बताया कि कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल के साथ कोऑर्डिनेशन बैठक हुई थी, जिसमें कांवड़ यात्रा को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान ये तय किया गया कि जो भी कांवड़ यात्रा के लिए जाने के लिए तैयार है, वो अपनी जानकारी नजदीकी पुलिस थाने में दे। निश्चित तौर पे जब भी कोई इतना जनसमूह जाता है तो पर पुलिस ने इसके लिए जो है वो पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। जैसे मैंने बताया कि राइडर्स और इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स रहेंगी, स्पेशल ड्यूटीज़ वर्दी में और सिटीज़ में भी रहेंगी। रूट के अलाउंग हमारे कुछ वॉच टावर्स भी रहेंगे, जिससे उन टावर्स से जो है वो क्राउड को मॉनिटर किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल्ड रहेंगे ताकि शरारती तत्वों की पहचान की जा सके। इसके अलावा घोड़ा पुलिस की जो है गश्त वो भी की जाएगी। एसपी मोहित हांडा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारे लिए सबसे जरूरी है। हालांकि यमुनानगर से होते हुए श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार जाते हैं, इसीलिए यमुनानगर पुलिस ने ट्रैफिक को 6 जोन में डाइवर्ट किया है। जैसे मैंने बताया कि बॉर्डर पॉइंट्स पे हमारी कोऑर्डिनेशन दूसरी स्टेट की पुलिस के साथ रहेगी। थाना लेवल पे, चौकी लेवल पे, डीएसपी लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट एसपी लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स जो हैं वो बना दिए जाएंगे, और साथ साथ सोशल मीडिया पे भी जो है वो भी निरंतर नज़र रखी जाएगी ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए। बता दें कि कोरोना काल के बाद ये पहली कांवड़ यात्रा है। साल 2018 में 2 करोड़ श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे तो 2019 में यह संख्या 3 करोड़ के पार पहुंच गई है।